कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को FYUP सेमेस्टर थर्ड आप सभी बच्चों का AC इंग्लिश का इसमें मैं आपको जितने भी सवाल पेपर में पूछे जाएंगे वो सवाल बताऊंगा। प्लस 5 MCQ आपके पेपर में आता है, टोटल 50 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये सब कवर हो जाएगा आपको इस वीडियो के थ्रू। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आए तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहला सवाल जो MCQ मैं आपको बताने वाला हूँ वो है द इंफॉर्मेशन द रिसीव्स इन कम्युनिकेशन। वो इंफॉर्मेशन जो रिसीवर मान लीजिए रिसीव करता है, उस इंफॉर्मेशन को क्या कहा जाता है? आउटपुट, इनपुट, मैसेज या सोर्स। मैंने आपके लिए यहाँ पर आंसर भी मार्क कर दिया, चिंता मत करिए। जिन्हीं बच्चों को हड़बड़ी रहेगा उनको आता है वो आंसर को देके जा सकता है। ठीक है, देखिए तो जो भी रिसीव मैसेज होता है उसे हम क्या कहते हैं भैया? वो इन्फॉर्मेशन जो रिसीव होता है उसे हम लोग कहते हैं मैसेज। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहां से अगला क्वेश्चन VVI है। एक रिपोर्ट जो होता है किस प्रकार का वर्क होता है? इंफॉर्मेशनल वर्क होता है, टेक्निकल होता है, प्रोफेशनल होता है, इनमें से कोई नहीं। आप खुद बताओ रिपोर्ट में क्या रहता है? जानकारी। जानकारी को क्या कहते हैं? इन्फॉर्मेशन। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन मिनट्स ऑफ अ मीटिंग। देखिए हमने आपको अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है AC इंग्लिश सेमेस्टर थर्ड का। यहाँ पर आपके सिलेबस के हिसाब से सारे के सारे टॉपिक पढ़ाए हुए हैं। तो मिनट्स ऑफ मीटिंग भी हमने वहां पे पढ़ाया हुआ, उसमें बताया हुआ था कि कौन सा चीज मेंशन नहीं होता भैया। डेट ऑफ मीटिंग मेंशन होगा, चेयरमैन मेंशन होगा, टाइम बेसिकली जो मीटिंग का टाइम या वेन्यू जो रखा गया वो भी सब मेंशन होगा, लेकिन क्या मेंशन नहीं होता? तो एज ऑफ चेयरमैन से क्या काम है मिनट्स ऑफ मीटिंग में? इसका कोई काम नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 होगा। फिर अगला क्वेश्चन है द फाइल अटैच टू एन ईमेल। जो फाइल ईमेल में अटैच किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? कंटेंट सब्जेक्ट, जिसे शॉर्ट में CS कहा जाता है, BCC या अटैचमेंट या फिर नन ऑफ दी। आप ईमेल में कोई अटैच करते हो उसे क्या अटैचमेंट कहा जाता है? ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3। अगला सवाल है डैश इज द एक्सचेंज ऑफ कंप्यूटर स्टोर्ड मैसेज बाय टेलीकम्युनिकेशन। आप बताओ कंप्यूटर में जो रखा हो मैसेज को शेयर करना, एक्सचेंज करना है, क्या कहलाएगा? डाउनलोड, अपलोड, नन ऑफ दी। भैया ईमेल कहलाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मेल जी के थ्रू आप क्या कर सकते हो? जो मैसेज को क्या कर सकते हो? स्टोर वाले मैसेज को शेयर कर सकते हो बाय द यूज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। अगला है कम्युनिकेशन इज द टास्क ऑफ इंपार्टिंग। देखिए कम्युनिकेशन किसका टास्क होता है? इंपार्टिंग किस चीज का? ट्रेनिंग का, नॉलेज का, मैसेज का। भैया इन्फॉर्मेशन काम करता है। कम्युनिकेशन क्या करता है कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो आइडियाज है, वो लोगों को क्या करता है? शेयर करता है। तो मेन उद्देश्य क्या हो जाएगा? इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। अगला सवाल है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन किन के बीच में होता है? सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट या सबऑर्डिनेट। देखिए हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन एक ही स्टेटस के लोगों के बीच में होता है। तो इंप्लॉयज विद सेम स्टेटस के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसे हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं। अगला है द रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटन इन। रिपोर्ट जो होता है किसमें लिखा होता है? एक सेक्वेंशियल मैनेज, मतलब एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें सब कुछ सही से अरेंजमेंट हो, तो उसे सेक्वेंशियल मैनेजर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। अगला सवाल है द फॉर्मल ग्रीटिंग्स विथ विच अ बिजनेस लेटर। आप बताओ कोई फॉर्मल लेटर स्टार्ट होता है किससे स्टार्ट? भैया सैल्यूटेशन से स्टार्ट होता है, वार्म वेलकम से स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1 नंबर। आपको ईमेल में CC दिखता है, ईमेल में CC का मतलब क्या होता है भैया? कार्बन कॉपी होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 नंबर इसका, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन कॉपी। अब इसके बाद मैं आपसे बच्चों को जितने सवाल बता रहा हूँ आप इन सवाल को नोट डाउन करें। ये 10 MCQ बताए, इसमें से 5 MCQ पक्का रहेगा। बाकी 45 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है आपका, जिसमें 3 क्वेश्चन 15 मार्क्स से बनाया जाता है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, चैनल पे वीडियोस बने हुए हैं, प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिए, पूरा कवर कर लीजिए। 50 में 50 लिख के देता हूँ, आपका आ जाएगा। ठीक है, तो शेयर करें। मतलब सबसे पहले अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल कम ना करें। अब चलिए वो सारे के सारे 15 नंबर के सवाल को हम लोग कवर करते हैं। अब सवाल आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड हाउ अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है, किस प्रकार बनाया जाता है, एक्सप्लेन करना है। तो यही जानते हैं, 15 मार्क्स का सवाल। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है एक हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड और एक सिस्टमेटिक तरीके से बना हुआ डॉक्यूमेंट है, बेसिकली बोल सकते हैं, या फिर एक पेपर है जिसमें आपके द्वारा जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स है या उस प्रॉब्लम को लेकर उस टाइम फ्रेम में जो भी आपने चीज़ सोची वो सारे के सारे इसमें आपका डिटेल रिसर्च, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, एवल्यूशन, आपका वहाँ आउटकम क्या निकला, ये सब चीज़ उसमें मेंशन रहता है। तो इसमें रिपोर्ट भी शामिल होगा, प्रेजेंटेशन भी शामिल होगा, और क्या क्या प्रोडक्ट लगे ये सब कुछ यहाँ मेंशन रहता है प्रोजेक्ट वर्क में। तो प्रोजेक्ट वर्क इज ऑब्टेन, ये एकेडमिक्स में आपका इस्तेमाल होता है, प्रोफेशनल सेटिंग्स में इस्तेमाल होता है, ताकि आपके क्रिटिकल थिंकिंग, आपके टीम वर्क
और साथ ही साथ आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक को क्या कर सके, इंप्रूव कर सके। तो ये होता है हमारे पर प्रोजेक्ट वर्क कि आपने मान ली जो भी चीज बनाया, भैया प्रोजेक्ट वर्क मत सोच लेना कि कॉलेज का जो प्रोजेक्ट मिला उसको प्रोजेक्ट वर्क बोलते हैं, भाई ऐसा नहीं है। एकेडमिक्स में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन हमारे यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जो चीज होता है ना, उससे हम प्रोजेक्ट वर्क का नाम नहीं देंगे, बस प्रोजेक्ट बोल सकते हो, वर्क मत लगाइए। क्योंकि अगर आप यहाँ पर वर्क लगा देते हैं तो यहाँ पर आपको उसे पूरा पूरी फॉर्मेलिटी के साथ या फिर कहा जाए जिम्मेदारी से उस चीज को पूरा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये वर्ड ना जोड़े वर्क के रूप में, क्योंकि आपको लग रहा होगा नहीं भैया नहीं, यहाँ पर हमें उसे पूरे प्लानिंग के साथ, डिटेल रिसर्च के साथ एग्जीक्यूशन, उसके बाद हमने क्या की सोचा, उस रिपोर्ट से हमें क्या बेनिफिट होने वाला, सब कुछ वहां मेंशन करना रहता है। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारे पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहलाता है, प्रोजेक्ट वर्क कहलाता है। कैसे बनाना है, सबसे पहले ये बात करते हैं स्टेप्स टू प्रिपेयर प्रोजेक्ट वर्क। सबसे पहले क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना ऑब्जेक्टिव, मतलब आप भैया बना रहे हो, क्यों बना रहे हो, क्या पर्पस है, कुछ तो बनाना पड़ेगा ना, क्या लक्ष्य है, उस लक्ष्य को आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। डिटरमाइंड व्हाट प्रॉब्लम यू, आपको उसके बताना है कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम आएगा या फिर इसको सॉल्व करने में आपने क्या किया, आप इन चीज को पाने के लिए क्या कर सकते हो, ये सब चीज उसमें मेंशन करना पड़ेगा। प्लस आपको क्या करना है, टॉपिक को सिलेक्ट करना है, मतलब क्या बना रहे हो भाई, कोई तो आपको गोल होगा उस टॉपिक को लेके, आपने उस टॉपिक को सिलेक्ट किया, क्यों, आपका क्या लक्ष्य था, क्या इंटरेस्ट था, क्या आपको सब्जेक्ट, मतलब आपका जो सब्जेक्ट है उसके प्रति आपका इंटरेस्ट है या नहीं, ये सब चीज में बताना पड़ता है हमारे पास। तीसरा पॉइंट है हमारे पास, ये आपका इंश्योर करता है कि आपका जो टॉपिक है वो फिजिबल है या आपके पास सूटेबल रिसोर्सेज अवेलेबल है या नहीं इस रिसर्च के लिए, ये भी तो आपको जानना पड़ेगा, बिना जानने थोड़ी हो सकता आपको, बताइए। अगला हमारे पास पॉइंट है वो है कंडक्ट रिसर्च, मतलब आप इसमें क्या करोगे, इंफॉर्मेशन को गैदर इकट्ठा करोगे, हो सकता है आपके पास बुक्स हो, जर्नल्स हो, ऑनलाइन रिसोर्सेज में आप इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर जो भी आपने डेटा उठाया भैया आपको बताना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि आपने मान लीजिए जो भी चीज कंटेक्स्ट से उठाया उसे समझोगे, और यहाँ जो भी चीज कमी है उस गैप को आप यहाँ पर पूर्ति करने का काम करोगे। अगला पॉइंट है हमारे पास प्लान द प्रोजेक्ट, मतलब आप अपने प्लान को सबसे पहले क्या करोगे, आप अपने क्रिएट अ डिटेल प्लान, मतलब आप अपने इस प्रोजेक्ट को बनाने के प्रति सबसे पहले क्या करोगे, डिटेल प्लान बनाओगे, टाइमलाइन लिखोगे, रिसोर्सेज क्या क्या जरूरत लगी है बताओगे, उसके बाद इस चीज को बनाने में किस चीज को रोल लग सकता है या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकता है, अगर आप टीम में वर्क करो, ये सब चीज सोचना पड़ता है आपको। फिर अगला पॉइंट है हमारे पास आउटलाइन द स्ट्रक्चर, मतलब आपको क्या करना है, एक टिपिकल मान लीजिए प्रोजेक्ट वर्क स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, टाइटल पेज बनाना है, प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है, ऑथर क्या है, इंस्टीट्यूशन क्या है, डेट, ये सब चीज मेंशन करना होगा। इसके बाद आपको समरी में इसका ऑब्जेक्टिव लिखना पड़ेगा, मेथोडोलॉजी लिखना पड़ेगा, फाइंडिंग्स में क्या मिला और कंक्लूजन में क्या सीखा, ये भी सब चीज आपको आउटलाइन में मार्क करना पड़ेगा। फिर इंट्रोडक्शन में आपको क्या डालना है, तो बैकग्राउंड का इन्फॉर्मेशन डालना है, ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेगा, इसका स्कोप क्या रहेगा मेंशन करना होगा। मेथोडोलॉजी में बात करें हम लोग यहाँ पर, तो आपको उस चीज के बारे में कि आपने कौन कौन सा डेटा का इस्तेमाल किया, कौन कौन से मेथड का इस्तेमाल किया इस डेटा को बेसिकली एनालाइज करने के लिए, सब चीज रहेगा। फिर फाइंडिंग्स रहेगा आपका, मतलब आपने ये जो डेटा मान लीजिए इस्तेमाल किया, इसमें कौन कौन से चीज इस्तेमाल किया, इसके लिए आपने चार्ट्स का, ग्राफ्स का, टेबल्स, इन सभी चीजों का इस्तेमाल ये बताना पड़ेगा। कंक्लूजन में आप वहां का समरी डालोगे, फाइंडिंग्स में क्या क्या चीज रिकमेंड कर सकते हो ये चीज बताओगे। यहाँ पर रेफरेंसेज या जो बिब्लियोग्राफी होता है, इसमें जो सोर्सेज आपने यूज किए उन सब चीजों का यहाँ पर बारे में बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। और छठा पॉइंट है हमारे पास डेवलप द कंटेंट, मतलब आपने मान लीजिए जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट इस्तेमाल किया बनाया बेसिकली, तो यहाँ पर आपने यहाँ पर ये सब चीजों को क्या करना, डेवलप करना है। आप इसमें क्लियरिटी रखोगे, कोहेरेंस रखोगे और लॉजिकल कोई चीज को फ्लो करके रूप से आगे बढ़ाओगे, ये सब चीज फोकस करना पड़ता है। अगला है ऐड सपोर्टिंग मटेरियल, मतलब आप इसमें क्या कर सकते हो, कुछ सपोर्टिंग करने के लिए एक्स्ट्रा चीज डाल सकते हो, जैसे आप इसमें ग्राफ्स लगा सकते हो, चार्ट लगा सकते हो, इमेज लगा सकते हो ताकि लोग इसे अच्छे से समझ सके, अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके। अपेंडिक्स लगा सकते हो ताकि ये आपका जो सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन है उन सब चीजों को ये बढ़ा सके। फिर आप इसे क्या कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हो, रिव्यू करने के बाद इसमें एडिट कर सकते हो। मान लीजिए प्रोजेक्ट में कुछ एक्यूरेसी गलती लग रहा है, कुछ ग्रामर में कमी लग रहा है, फॉर्मेटिंग गलती है, तो आप उसे फिर से रिव्यू कर सकते हो। तो रिव्यू जो रहेगा आपके, मान लीजिए आपके जो मेंटर्स या जिसने आपको भेजा, उसके बाद वो आपको बताएंगे भैया ये गलत है, तो आप इसको रिव्यू तो करोगे, रिवाइज करोगे ना फिर से हमारे पास फीडबैक के द्वारा, तो ये कर सकते हो। फिर अगला है प्रेजेंट द रिपोर्ट, आप इस रिपोर्ट को प्रेजेंट करने के लिए, आप डेमोस्ट्रेट करने के लिए यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो। तो प्रिपेयर करने के लिए आपको प्रेजेंटेशन या डेमोस्ट्रेशन के लिए प्रोजेक्ट वर्क करना पड़ेगा, जिसमें आप विजुअल्स के लिए स्लाइड इस्तेमाल कर सकते हो, मॉडल इस्तेमाल कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आपको किस प्रकार आप प्रेजेंट करना चाहते हो। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या, सिग्निफिकेंस मतलब महत्व क्या है हमारे पास। महत्व के बारे में बात करें तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, मतलब आप इन सब चीजों में देखिए जो भी थियोरेटिकल आपको नॉलेज मिला उसको आप रियल वर्ल्ड में कैसे एग्जीक्यूट करो ये बताओगे। ये आपकी स्किल डेवलपमेंट को मत करता है, मतलब आपने कोई चीज को देखिए सोचा, इनहेंस किया, भाई इनहेंस मतलब रिसर्च को बढ़ाया, आपने उसी के बारे में सोचा कि इसमें और क्या ऐड हो सकता था, आपने अपने प्रेजेंटेशन स्किल को बेहतरीन करने के लिए काम किया, ये कहलाता है स्किल डेवलपमेंट कहलाता है। अगर आप टीम के साथ कर रहे हो तो आप कोलैबोरेशन करोगे, मतलब टीम के साथ मिलजुल के काम करोगे, और जब भी मिलजुल के काम करो वो काम बेहतर होकर निकलता है। तो प्रमोट करते हो कोलैबोरेशन को और कम्युनिकेशन को इन ग्रुप प्रोजेक्ट्स में। फिर अगला है इनोवेशन, मतलब आप क्या करते हो यहाँ पर,
अपनी क्रिएटिविटी को लगातार इंकरेज करते हो और प्रॉब्लम जो सॉल्विंग टेक्निक्स को बढ़ाते हो। उसके बाद एवेल्यूएट करते हो, मतलब आपके पास देखिए सर्व एज अ बेसिस, आपके पास जो भी प्रोफेशनल असेसमेंट हो गया, एकेडमिक हो गया, आप उसे सर्व करते हैं यहाँ पर। तो जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट रहता है एक प्रकार से आपके जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस हो गया या लर्निंग करने में आपको क्या करता है, हेल्प करता है। ये हमारे ये जो हैंड टू हैंड इन्फॉर्मेशन हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, आपने क्रिटिकल स्किल्स को डेवलप करने हेल्प करता है, आपके अंडरस्टैंडिंग को सब्जेक्ट को लेकर या प्रॉब्लम जो भी एरिया है हमारा उस चीज को डेवलप करने में हेल्प करता है। एक वेल प्रिपेयर्ड जो प्रोजेक्ट होता है, इसमें ये सारे के क्लियर ऑब्जेक्टिव होते हैं, यहाँ जो भी प्लानिंग्स होते हैं या जो रिसर्च होता है या फिर जो प्रेजेंटेशन, ये सब की सब चीज यहाँ पर क्लियर होता है। तो ये होता है हमारे पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो उम्मीद करता हूँ आपसे बच्चों बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आए तो आपको इतना बड़ा करके लिखना पड़ेगा, तभी टीचर आपको 15 मार्क्स देगा, वरना 15 मार्क्स भूल जाइए। 15 मार्क्स के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, और अगर आप इन सब चीजों को समझ के जाते हैं तो बेहतरीन तरीके से आप कॉपी में अपने एग्जाम में ले पाइएगा, और 15 में 15 टीचर भी फिर आपको देगा कि हाँ इस बच्चे ने लिखा, इसी को मालूम है, तभी वो लिख सकता है। तो 15 नंबर के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इसे वीवीआई कर लीजिए, पेपर में पूछा जाएगा आपका। अगला सवाल है, डिस्कस द इफेक्टिव वेज टू इंप्रूव इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। आप इफेक्टिव तरीके से, प्रभावी तरीके से किस प्रकार अपने इंग्लिश स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो, आइए बताते हैं। अगर बात करूं तो देखिए, जन्म से कोई इंग्लिश सीख के नहीं आता और ना ही सीखने की मुझे लगता है कि आवश्यकता है। बस वर्तमान युग में हमें रहना है तो हमें सर्वाइव करने के लिए अपने आप को देखिए बदलना पड़ता है, इसलिए हमें इंग्लिश सीखने की थोड़ी बड़ी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन किस प्रकार आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को सुधार सकते हो बताते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, मैं अपनी बात करता हूं, जैसे मैं भी आपसे बच्चों बता दूं कि भाई मैं भी कोई ऐसा नहीं लगता कि आपको सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाऊं, नहीं भाई, मैं भी आप ही की तरह झारखंड बोर्ड से पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूं, ठीक है। लगातार बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है, लगातार बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते, आप सही बच्चों, जैसे मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं तो ऑफलाइन भी बच्चों को पढ़ाता हूं, तो ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते क्या होता है, मेरे जो स्किल है पढ़ाते पढ़ाते सीखते चला जाता हूं। बस यहीं पर देखिए बच्चे इंप्रूव कर लेते हैं। आप भी क्या कर सकते हैं, अपने आसपास के क्षेत्रों में जो भी बच्चे, एक बच्चा 2 बच्चा लेके पढ़ाइए, जिससे आपका भी नॉलेज बढ़ेगा, उस बच्चे को सिखाइएगा, उस चीज को मेहनत करोगे, आप खुद ब खुद सीखते चले जाओगे, ठीक है। तो इंप्रूविंग इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स रिक्वायर कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, लगातार को प्रैक्टिस करना होगा, स्ट्रेटेजिक लर्निंग करना होगा, किस प्रकार एक कह सकते हैं प्रोसेस से लर्निंग करना पड़ेगा, आपको अपने लैंग्वेज के प्रति यहाँ पर समझदार बनना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल मेथड्स दिए गए जिससे आपकी जो इंग्लिश बोलने की फ्लुएंसी रहेगी वो आप बढ़ा सकते हैं। तो क्या क्या, सबसे पहले बात करें तो पॉइंट नंबर 1 में दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 1 है बिल्ड वोकेबलरी एंड एक्सप्रेशन। मतलब सबसे पहले क्या करना है आपको, अपना जो वोकेबलरी सेक्शन है मतलब इसको बिल्ड करना है, और एक्सप्रेशन को क्या करना है, बिल्डअप करना पड़ेगा। आप कैसे करोगे, इसके लिए आपको क्या करना है, रोज नए वर्ड्स क्या करने हैं, इस्तेमाल करने हैं या फिर याद करने, और इनको सेंटेंस के रूप में आपको क्या करना है, अपने मेमोरी में बैठा लेना है, ठीक है। इन सेंटेंस में क्या इस्तेमाल हो बताना है। जैसे कुछ कॉमन फ्रेजेस होते हैं, आइडम्स होते हैं, कोलोकेशन होते हैं जो कि साउंड को न्यूट्रल करने में हेल्प करते हैं, या फिर आप फ्लैश कार्ड या वोकेबलरी एप्स का इस्तेमाल कर सकते हो, रेगुलर प्रैक्टिस के लिए बताया गया, ठीक है। बहुत सारे ऐप होते हैं। जैसे प्रैक्टिस प्रोनाउंसिएशन के रूप में बात करें तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जो नेटिव स्पीकर्स हो गए, जैसे आप पॉडकास्टर को सुनते होगे, वीडियोस को देखते हो या ऑडियो बुक को सुनते होगे, इन सब चीज से आप प्रोनाउंसिएशन को समझ सकते हो। प्रोनाउंसिएशन करना बहुत ज्यादा सही होता है, क्योंकि वर्ड को अगर गलत पढ़ लेते हो तो उसका मीनिंग भी देखिए बहुत सारा गलत निकल सकता है, इसलिए आपको प्रोनाउंस करना सही से आना चाहिए। तो यूज टूल लाइक देखिए बहुत सारे ऑनलाइन डिक्शनरीज है, प्रोनाउंसिएशन ऐप है जो आपके साउंड को करेक्ट यहाँ पर प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। या फिर आपका जो टंग ट्विस्टर है हमारे पास, मतलब आपके जो जीभ है बोलने में जो हेल्प करता है, ये क्वालिटी को, आपके जो कहने का तरीका हो गया उस क्लैरिटी को इंप्रूव करता है, और आपको यहाँ इनोंसिएशन में हेल्प करना बताया गया हमारे पास। अगला है इंगेज इन एक्टिव लिसनिंग। देखिए आप क्या करते हैं, जैसे आप इंग्लिश मूवी देखना स्टार्ट करें, टीवी शो देखिए, इंग्लिश वीडियोस भी देखिए, लेकिन आप उस चीज को समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो वो भी आपको फील करना पड़ेगा। ये नहीं कि भाई इंग्लिश मूवी लगा दिया समझ ही नहीं रहे, लेकिन धीरे 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 करके समझ में आएगा, आप उसे स्लो में सुन के समझो। तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, जो इंग्लिश म्यूजिक हो गया या जो न्यू ब्रॉडकास्ट जो आपके सामने बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीकिंग स्किल्स होते हैं, आप उनको सुन सकते हो। आप उनके नोट्स बेसिकली क्या कर सकते हो, अनफेमिलियर फ्रेजेस के या फिर उनका इस्तेमाल कर सकते हो, अपने कन्वर्सेशन में बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अगला है स्पीक, क्या करना है आपको, रेगुलरली क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। मतलब अगर आपके सामने कोई लोग हैं आप उनसे बातचीत कर सकते हो इंग्लिश, अगर नहीं है तो खुद से क्या करना है, सेल्फ टॉक करना है, खुद ही रीडिंग अलाउड करना है। इंग्लिश स्पीकिंग के लिए कुछ क्लब्स, डिस्कशन ग्रुप या फिर आपको लैंग्वेज एक्सचेंज प्रोग्राम जो रहते हैं वहां पर आप जा सकते हो। आप अपने फ्रेंड के साथ या फैमिली मेंबर के साथ इंग्लिश में बात कर सकते हो, ताकि आप अपने कॉन्फिडेंस को क्या कर सको, बिल्डअप कर सको। आप ग्रामर में और जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है
आपको बेसिक ग्रामर रूल्स मालूम होने चाहिए, कन्वर्सेशन में सही इस्तेमाल आना चाहिए, प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस करना चाहिए आपको सेंटेंसेस को बनाने में, ताकि आप उससे एकदम क्या सकते हैं एक्यूरेट बोल सको और कोई दिक्कत ना है। आपको ओवर थिंकिंग जो है ग्रामर में अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आप ओवर थिंकिंग करते हो तो आप भैया कम्युनिकेशन फिर गड़बड़ कर देते हो। ठीक है, आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे बहुत सारे आप ऐप देखते हो आजकल, ड्यूलिंगो हो गया, बैबल हो गया, रोसेटा हो गया, ये सब के सब आपके जो स्किल्स को बढ़ाने में क्या करता है, हेल्प करता है। अगला है इंगेज इन वीडियो कॉल्स और ऑनलाइन चैट। मान लीजिए आपको जैसे क्या है, आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे ऐसे ऐप हो जिसमें आप घर पे बैठे बैठे विदेश के लोगों से बात कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, तो विदेश के लोग बात करेंगे या फॉरेन की जो कंट्री बात करेंगे वो मोस्टली लगभग इंग्लिश में बात करते हैं, तो आप उनसे बात कर सकते हो, आप रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, अपने प्रोनाउंसिएशन को और फ्लुएंसी देख सकते हो कि भैया हमने सही बोला है गलत बोला। एक्सपेंड कर सकते हो रीडिंग को और अपनी राइटिंग हैबिट्स को बढ़ाना पड़ेगा, जिसमें आप बुक्स रीड करना हो गया, न्यूज़पेपर वाला सेक्शन हो गया, ब्लॉग्स को पढ़ सकते हो, ताकि अपने जो पढ़ने का तरीका होगा उसे इंप्रूव कर सको और वोकेबलरी को मजबूत कर सको। आप जर्नल्स लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, शॉर्ट स्टोरी लिख सकते हो, ताकि आप अपने प्रैक्टिस बेसिकली जो इंग्लिश के प्रति आपका थॉट है वो लिख सकते हो। ऑनलाइन टूल्स में आप ग्रामरली क्या कर सकते हो, अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो। अगला है हमारे पास सेट अचीवेबल गोल्स, मतलब आप अपने गोल्स को पहले प्रतिदिन पहले कि भैया कि धीरे धीरे को बढ़ना है, एक दिन में इतना नहीं बढ़ना है। जैसे सबसे पहले आप कुछ छोटे टारगेट रखोगे, फिर आप अपने गोल्स को लगातार बढ़ाते हो, जैसे 5 नए वर्ड सीखना है, कल नए 10 वर्ड सीखना है, इस प्रकार धीरे 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 करके आप टाइम देते देते क्या करो, प्रैक्टिस के साथ आप अपने गोल्स को क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। लर्न थ्रू इमर्सन, इमर्सन के थ्रू मतलब आप अपने आसपास, ठीक है, इंग्लिश बाय चेंजिंग, आप अपने फोन से, ऐप से, डिवाइस के सेटिंग के लैंग्वेज के थ्रू भी बहुत सारी चीज सीखते हो। आप अपने इन्वायरमेंट में बेसिकली जहां पर आप इंग्लिश सीखते हो, वर्कशॉप हो गया, क्लासेस हो गया, ट्रैवल, इंग्लिश टू इंग्लिश स्पीकिंग एरियंस में जा सकते हो। आपको हमेशा क्या कंस्टेंट मतलब निरंतर रहना है और पॉजिटिव रहना है कि रेगुलर प्रैक्टिस क्या आपका किए भैया, आप रोज प्रैक्टिस करोगे तो धीरे 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 करके एक दिन में नहीं आप लेकिन सीख जाओगे, गलती करोगे लेकिन सीख जाओगे, याद रखोगे। जैसे आपने देखा होगा आप छोटे छोटे चीज पे खुश हो जाते हो, ठीक है, तो ये आपको मोटिवेशन देता है। तो इस प्रकार अगर आपको इंप्रूव करना है अपने इंग्लिश स्पीकिंग को, तो ये सब चीज बेसिकली आपको एक प्रति डेडिकेशन रहना चाहिए, कंसिस्टेंट एफर्ट देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इफेक्टिव जो भी लर्निंग टूल्स आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा और जो रियल लाइफ एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकते हो। इस प्रकार आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और धीरे धीरे आप लैंग्वेज के प्रति फ्लुएंसी बोल पाओगे। तो की बेसिकली यहाँ पर आपके जीवन में अगर चीज सीखना है, मतलब जीवन तरक्की की चाबी पूछी जाए, तो भैया आपको पेशेंस रहना पड़ेगा, परसिस्टेंट रहना पड़ेगा और यहाँ पर लोगों के प्रति इंटरेक्ट रहना पड़ेगा, तभी आप सीख सकते हो, वरना आप सीख नहीं सकते हो। तो ये पूछा जाएगा कि इंग्लिश स्पीकिंग इंग्लिश है, स्किल से सॉरी माफ करिए, उसको किस प्रकार इंप्रूव कर सकते हो, ये समझ में आ गया होगा। तो ये सवाल 15 नंबर पूछा था भैया, 15 नंबर का सवाल तो आपको छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। अगला सवाल है कम्युनिकेशन में, आपके सिलेबस में है कम्युनिकेशन, लेकिन पढ़ना तो वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल बोल रहा माफ करिए, हमने वर्बल तो पढ़ा दिया था आपको, हमने पढ़ाना है अभी आपको कौन सा, बिजनेस कम्युनिकेशन। अब बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल, रिटर्न, बहुत टाइप आते हैं। ये सभी चीज़ों को चलिए बताते हैं। सबसे पहले बिजनेस कम्युनिकेशन होता क्या हमारे पास, तो बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करें तो एक ऐसा प्रोसेस या फिर एक ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें हम क्या करते हैं, अपने बिजनेस गोल्स को अचीव करने के लिए कम्युनिकेट करते हैं, ताकि अपने जो बिजनेस के गोल्स से अचीव करने के लिए उनको गोल्स को अचीव कर सके। अब इसमें आप भैया बहुत सारे तरीके मेथड इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब एक ऐसा कम्युनिकेशन जो आप इस्तेमाल करते हो ताकि अपने बिजनेस के गोल्स, मतलब अपने बिजनेस के प्रति जो लक्ष्य रखा है, टारगेट रखा है, उस चीज को अचीव कर सको, वैसा कम्युनिकेशन जो होता है बिजनेस कम्युनिकेशन होता है हमारे पास। अब इसमें देखिए डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, जिसमें वर्बल कम्युनिकेशन है, मतलब आप इसमें क्या करोगे, शब्दों का इस्तेमाल करोगे। शब्दों का इस्तेमाल मतलब आप यहाँ पर इसके कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे इमीडिएट फीडबैक हो सकता है, रियल टाइम जो भी घटनाएं होती है, इसमें आप मीटिंग्स होते हैं, प्रेजेंटेशन होते हैं, इनफॉर्मल में हो सकते हैं। एग्जाम्पल की मैं बात करें तो जैसे आप लोगों के साथ मीटिंग करते हो, फोन कॉल्स बात करते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, स्पीचेस होते हैं, इंटरव्यू, ये सभी चीज़ का पार्ट होता है। एडवांटेज क्या है इसका, क्विक होता है, मतलब बहुत जल्दी होता है, लोग इससे अच्छे इंटरेक्ट हो जाते हैं और जो डाउट्स रहते हैं वो बहुत जल्दी क्या होता है, क्लेरिफाई हो जाते हैं हमारे पास। और इसके डिसएडवांटेज भैया, फायदा है तो नुकसान भी है, याद रखिएगा। इसमें क्या रहता है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन रहता है वो लिमिटेड रहता है, मिस इंटरप्रेट, मान लीजिए जब सुन रहे हो आप सामने में तो बहुत सा दिक्कत भी होता है, मिस इंटरप्रेट भी हो सकते हो, याद रखना, गलत मतलब टोन से आप पकड़ नहीं पाओ, कुछ और मतलब समझो, ये दिक्कत हो सकता है हमारे पास। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसमें आप शब्दों का इस्तेमाल नहीं करोगे, आपके बॉडी का लैंग्वेज, गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन या फिर आपके बॉडी के जो पोस्चर है, आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके यहाँ पर पढ़ सकते हो। इसमें वर्ड का इस्तेमाल नहीं होता। अब इसमें होता क्या है, जिसमें आपके पास आपको इमोशन और एटीट्यूड समझने का बहुत ज़्यादा जानकारी होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्स और कॉन्ट्राडिक्ट्स क्या कर सकते हैं, ये वर्बल मैसेज को कन्वे करने में हेल्प करते हैं हमारे पास। एग्जाम्पल में बात करें तो इसमें आई कॉन्टैक्ट, गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, जो फिजिकल डिस्टेंस शामिल होते हैं, ये आपके विजुअल क्यूज को क्या करता है, इनहेंस करता है, बढ़ाता है।
आपका जो कह सकते हैं कोई किसी के बॉडी गेस्चर एक्सप्रेशन के थ्रू आप उसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो, समझ सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है, इसमें भी मिस इंटरप्रेट हो सकते हो, कल्चर डिफरेंस के कारण फंस सकते हो, यहाँ पर ये दिक्कत आता है। अगला है रिटर्न कम्युनिकेशन। रिटर्न नाम है तो भैया जब इसमें क्या होगा, लिखा होगा। लिखा होने में इसमें क्या हो सकता है, ये पूरा पूरी फॉर्मल रूप में काम होगा हमारे पास, मतलब ये डॉक्यूमेंट के रूप में आपको बना हुआ मिलेगा। इसमें पूरा पूरी डिटेल्ड और स्ट्रक्चर्ड के रूप में यहाँ कम्युनिकेशन आप यहाँ कर सकते हैं। अब इसमें बताया गया, इसमें आप ईमेल्स का, रिपोर्ट का, मेमोज हो गए, लेटर्स हो गए, कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, सब चीज़ शामिल होता है। एडवांटेज क्या है, ये परमानेंट रिकॉर्ड, आप इसे रिकॉर्ड कर रख सकते हो। इसमें क्या, इसमें जो गलती होने चांसेस बहुत ज़्यादा कम रहता है। डिसएडवांटेज यही रहता है, टाइम कंज्यूमिंग रहता है और इसमें फीडबैक मिलने में भैया बहुत समय लग जाता है, ये दिक्कत होता है। एक होता है विजुअल कम्युनिकेशन, मतलब जब आप सामने वाले को भैया देख के, ठीक है, आप देख के मैसेज कन्वे करवाना या आइडिया कन्वे करवाना, ये कहलाता है हमारा विजुअल कम्युनिकेशन। इसमें क्या है, हमारे पास है जैसे चार्ट है, ग्राफ्स है, इन्फोग्राफिक्स हो गया, पावर पॉइंट, प्रेजेंटेशन, वीडियो शामिल होता है। एडवांटेज क्या है, कम्युनिकेशन को क्या करता है हमारे पास, मेमोरेबल करता है, इंगेज करता है। देखिए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को क्या करता है, क्विकली समझाता है। डिसएडवांटेज भी तो हमारे पास है। डिसएडवांटेज में क्या है हमारे पास, ये क्या करता है, एक्सपर्टाइज रिपोर्ट करता है, मतलब इसमें एक्सपर्ट लोग काम हो सकते हैं। ओवर सिंप्लीफिकेशन का यहाँ रिस्क रहता है, ये सबसे ज्यादा इसका डिमेरिट रहता है। और पांचवा पॉइंट है हमारे पास है डिजिटल कम्युनिकेशन। इसमें हम क्या करते हैं, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो गए या टूल्स हो गए उसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे पास ऑप्टेन क्या होता है, एसिंक्रोनस होता है, रिमोट होता है। जैसे बात करें इसमें वर्बल नॉन कम्युनिकेशन दोनों आ जाता है, जिसमें ईमेल्स है, इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है, व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी रहता है इसमें। इसके एडवांटेज क्या है, ये ग्लोबल कम्युनिकेशन है, वैश्विक स्तर पर लोग जुड़ सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है, पैसा बचाता है, एफिशिएंट लोग इस्तेमाल कर। डिसएडवांटेज रहता है कि इसमें देखिए जैसे यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर पर्सनल इंटरेक्शन तो नहीं होता, आप वर्चुअली लोगों से जुड़ सकते हो, वर्चुअली हो सकता है, लेकिन सामने रहना और एक ऑनलाइन दिखना भैया अंतर होता है दोनों, याद रखिएगा। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। फॉर्मल और इनफॉर्मल, देखिए आप जब भी कोई चीज़ को एक स्ट्रक्चर्ड वे में या फिर प्रोफेशनल तरीके से काम करते हो, ये फॉर्मल में होता है, लेकिन वहीं पर इनफॉर्मल में वो चीज़ होता है जब आप क्या कर अनस्ट्रक्चर्ड रूप में काम करते हो। जैसे मान लीजिए वाटर कूलर सर्विस वाला है, आप उसे जैसे बात करें, लेकिन आपके घर में मान लीजिए कोई बड़ा अधिकारी आ जाए, ठीक है, आईएएस ऑफिसर आ जाए, आप क्या करो भाई, एक फॉर्मल तरीके से बात करोगे ना, तो ये होता है हमारे पास फॉर्मल। फॉर्मल मतलब होता है एक बिहेवियर रूप में, इनफॉर्मल आप कैसे बात करो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन रहते हैं, वो यूनिक पर्पज में इस्तेमाल होते हैं, ऑडियंस के हिसाब से इस्तेमाल होते हैं। एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर वही होता है जो अप्रोप्रिएट बेसिकली जो मैसेज टाइप कर रहा है या मैसेज जो रहता है, कंटेक्स्ट रहता है, वो इंश्योर करता है कि आपका मैसेज या संदेश जो है वो क्लियर है या नहीं, और आपके जो आउटकम्स है वो आप अचीव कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, ये बताया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके सिग्निफिकेंस यानी इसका महत्व क्या है, और इसके ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट से जुड़ा हुआ आपको सिग्निफिकेंस बताना है। सबसे पहले बिजनेस कम्युनिकेशन, तो यहाँ पर आप एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन या आइडियाज या फिर जो मैसेज रहते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में या बिजनेस जो या स्टेक होल्डर रहते हैं उनके बीच में, ये मैसेज का या फिर बिजनेस का आइडिया होता है, बोला शेयर किया जाता है। इट इनकम्पासेस ऑल द टाइप्स ऑफ यहाँ पर कम्युनिकेशन, सच है इसमें वर्बल भी होता है, नॉन वर्बल, अभी हमने डिफरेंट टाइप से बताया, सब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इस्तेमाल होते हैं। तो बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है, आप अपने आइडियाज, इन्फॉर्मेशन, मैसेज कन्वे करते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, या जो भी बिजनेस पर्सन हो गए, स्टेक होल्डर्स हो गए, आप उनके साथ ये मैसेज कन्वे करवाते हो, ठीक है। अगला यहाँ बात करें इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस मतलब होता है महत्व क्या है, क्यों जरूरी है, अगर पूछा जाए किसी ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट से, तो ये आपके प्रोडक्टिविटी को, कंपनी का जो भी मान लीजिए सामान उमान है भैया, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को लगातार बढ़ाता है। इसमें क्लियर इंस्ट्रक्शन और इन्फॉर्मेशन रहते हैं जो कि एम्प्लॉय को हेल्प करते हैं समझने में उनका रोल क्या है, उनका कंपनी के रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के क्या गोल्स हैं, कि आपका जो प्रोडक्टिविटी है उससे बूस्ट कर सके, बढ़ावा देने सके। हमारे पास आपकी डिसीजन मेकिंग को क्या करता है, इंप्रूव करता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंश्योर दैट रिलीवेंट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन रीचेस डिसीजन मेकिंग लीडिंग टू इन्फॉर्म्ड एंड टाइम। देखिए आपके जो डिसीजन मेकिंग में क्या करता, अगर आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन रहेगा तभी ना आपके पास कोई एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होगा, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होगा तभी ना आप उस चीज के प्रति डिसीजन ले पाओगे कि हाँ ये सही है गलत है, बना ले पाओगे, बताओ। फिर है अगला फॉस्टर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। देखिए अगर सही कम्युनिकेशन है तो कंपनी के में एम्प्लॉयज के प्रति या फिर जो डिपार्टमेंट के प्रति या स्टेक होल्डर के प्रति एक रिलेशनशिप जनरेट होता है, और यही कोलैबोरेशन के साथ एक वर्किंग एनवायरनमेंट मिलता है और काम अच्छे से हो पाता है। हमारे पास फैसिलिटेट करता है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, मतलब यहाँ मान ली कोई झगड़ा बात विवाद हो गया उसे ये दूर करता है। जैसे मान ली मिसअंडरस्टैंडिंग और डिस्प्यूट हो गया, भैया किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए खराब बात है, ठीक है। अगर आपके पास सही इन्फॉर्मेशन रहेगा या कोई जानकारी रहेगा तो ये सब चीज जल्दी क्या हो जाता है, सॉर्ट आउट हो जाता है। प्लस अगला पॉइंट है सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन चेंज। देखिए एक कम्युनिकेशन में क्लियर और ट्रांसपेरेंट अगर हमारे पास
एड्स रहेंगे बेसिकली। तो ये रुकावट जो भी कंपनी मान लीजिए जो रुकावट आ रहा है या कुछ भी चीज़ उसको दूर करता है। प्लस यहाँ पर जो न्यू पॉलिसीज या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रहे हैं ये लोगों के प्रति इसे यूज करने में हेल्प करता है। इट प्रमोट्स एम्प्लॉय इंगेजमेंट और मोरल। यहाँ पर जब एम्प्लॉयज़ को व्हेन एम्प्लॉयज आर हियर्ड एंड देयर फीडबैक, देखिए एम्प्लॉय जब इसे सुनते हैं या फिर उनका फीडबैक तो बहुत जरूरी है, वो ज़्यादा कनेक्टेड हो पाते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, उनका मोटिवेशन बढ़ता है और उनका कंपनी के प्रति जो लॉयल्टी रहता है वो बढ़ता है। इसीलिए यहाँ पर सब चीज़ें बताया भी जाता है। अगला हमारे पास पॉइंट बताया जा रहा है स्ट्रेंथ ब्रांडिंग एंड पब्लिक रिलेशनशिप या इफेक्टिव एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है वो कस्टमर से, इन्वेस्टर के और जो पब्लिक रहता है एक प्रकार का पॉजिटिव इमेज बनाता है और रेपुटेशन बनाता है आपका ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, ये बताया गया। अगला है इंश्योर कॉम्प्लायंस एंड रिस्क। देखिए यहाँ पर जो प्रॉपर कम्युनिकेशन रहेगा तो अंडरस्टैंडिंग में भी सही कुछ रहेगा। कोई भी देखिए लीगल, रेगुलेटरी और एथिकल गाइडलाइंस रहते हैं, ये रिस्क को क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, कम से कम यहाँ रिस्क रहे। स्ट्रीमलाइन फ्लो में बात करें अगर हम लोग तो विथ वेल स्टैब्लिश कम्युनिकेशन प्रोसेस वर्क कैन बी कोऑर्डिनेटेड सीमलेसली अक्रॉस। देखिए यहाँ पर अगर स्टीमलेस वर्क फ्लो होगा तो कोई भी प्रकार का यहाँ रुकावट नहीं आएगा, काम जो रहेगा आराम से काम हो पाएगा। अगर हम बात करें ड्राइव्स इनोवेशन में तो ओपन चैलेंज देखिए यहाँ पर इस्तेमाल होता है ताकि जो आइडियाज और जो पर्सनल पर्सपेक्टिव रहे या जो क्रिएटिविटी इनोवेशन रहे ये लगातार इस चीज़ को बढ़ावा दे सके हमारे पास। अब यहाँ पर बिजनेस कम्युनिकेशन जो है एक प्रकार के लिए जरूरी टूल है ताकि किसी भी कंपनी के जो गोल्स है उनको अचीव करने में हेल्प करे, सक्सेस में हेल्प करे, उनके जो कंपनी की हार्मोनी को लगातार बढ़ाता रहे और जो ग्रोथ रहेगा आज के जो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में चल रहा है वो लगातार उसे बढ़ाता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होता है ये सवाल कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, इसका क्या स्ट्रक्चर्ड वे में क्या इसका जरूरी क्यों है, सिग्निफिकेंस क्या, ये सब हमने बता दिया। तो ये पूरा वीडियो अगर आपको लगता है कि हाँ हमने भैया हमारी मदद की एग्जामिनेशन के लिए, लाइक करना ना भूलें, शेयर करें और जितने भी वीडियो सबको हमारे चैनल पर मिलेंगे एसी इंग्लिश का सेमेस्टर 3 का आप पढ़ लीजिए। 50 नंबर का पेपर होता है, 50 में 50 कवर हो जाएगा, एक भी सवाल आपका पेपर नहीं छूटने वाला। तो शेयर करें वीडियो को। बेस्ट एग्जामिनेशन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।